हेलो। जैसे आप जानते हैं कि अस्थमा के बारे में हम कुछ टॉक कुछ समय से करते आ रहे हैं, जिसमें अस्थमा क्या है, कैसे होता है, उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है और लाइफस्टाइल कैसे चेंज करके हम अस्थमा को अच्छी तरीके से कंट्रोल करते हैं। वैसे हम बहुत बहुत सारी बातें कर रहे हैं और ऐसी ही कुछ जानकारी के लिए मैं डॉक्टर चिंतन पटेल जो एक चेस्ट फिजिशियन है और मेरे साथ है डॉक्टर अंजलि मेहता पटेल जो एक फिजियोथेरेपिस्ट है और एक सर्टिफाइड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और चाइल्ड बर्थ एजुकेटर है। इनसे हम जानेंगे कि अस्थमा को हम किस तरीके से और बेटर वे से कंट्रोल कर सकें और फूड के बारे में बहुत सारी हम जानकारी इनसे लेंगे, जो बहुत सारे मिथ्स है उसको ब्रेक करने की हम कोशिश करेंगे। अंजलि जी, बिफोर हम चालू करें, हमें थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे कि अस्थमा क्या होता है। अस्थमा हमारे लंग्स की एक डिजीज है जिसमें हमारी जो श्वास नलियाँ है उसमें सूजन आ जाती है, उनके अंदरूनी हिस्से में सूजन आ जाती है। उसकी वजह से सांस फूलना, हमें घबराहट होना, उसमें कई बार म्यूकस फॉर्मेशन, बलगम जिसे बोलते हैं, वो भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। उसकी वजह से हमें छाती में दर्द होना, घरघराहट की आवाज़, जैसे कि उसको वीजिंग बोलते हैं मेडिकल टर्म में, ये सारे उसके सिम्टम्स है। और कई सीवियर लेवल पर हमें रिकरेंट इन्फेक्शंस भी होते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अस्थमा को के लिए हमें लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करना है, क्योंकि अस्थमा जनरली बहुत क्लोजली रिलेटेड है हमारे जीने की तरीके से। ट्रू। ये आपकी बहुत सही बात है क्योंकि जैसे कि हम जानते ही है कि अस्थमा एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और धीरे धीरे वो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अगर आप सर्वेज भी देखेंगे तो क्या हो रहा है कि ड्यू टू सेडेंट्री लाइफस्टाइल या फिर हमारे जो फूड हैबिट्स या ईटिंग हैबिट्स हम बोलते हैं, वो जो चेंज होते जा रहे हैं, उसके वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में अस्थमा एक तेजी से बढ़ता जा रहा यस। है। और मुझे लगता है कि अस्थमा को हम डायग्नोज करने के बाद ट्रीटमेंट को जितना महत्व देते हैं, वैसे ही हमें फूड और एक्सरसाइज दोनों को हमें महत्व देना चाहिए। तो डेफिनेटली। फॉर दिस अस्थमा, आपका कोरिलेशन फूड का और अस्थमा का कैसे है? जैसे कोई भी डिजीज पकड़ लो, इम्पॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी हेल्दी हो। अगर बॉडी हेल्दी है तो इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी रहेगी, इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी रहेगी तो हमें कोई भी डिजीज़, हम अगर हो भी रही है तो हम उससे अच्छे से फाइट कर सकते हैं। अस्थमा में फूड पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अस्थमा जो है, जिसको जिनको, उनमें ओबेसिटी है। क्योंकि रिसर्च ये बता रही है कि ओबेस पेशेंट में ये ज़्यादा हो रहा है। अस्थमा का प्रमाण नॉर्मल हेल्दी वेट के पीपल्स के कंपेयर में ओबेस पेशेंट में ज़्यादा है। इसके अलावा हमारी जो लाइफस्टाइल चेंजेस आ रहे हैं, मतलब लास्ट बहुत टाइम से अभी जो हमारी फास्ट लाइफ जा रही है, उसमें लोगों को क्या है कि बस टाइम नहीं है कि अच्छे से पका के खाए, तो उन लोग फटाफट से जो भी प्रिजर्वेटिव फूड है वो सारे यूज़ कर रहे हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कम कंज्यूम हो रहे हैं, तो इसकी वजह से भी होता है अस्थमा। क्योंकि हमारी इम्यूनिटी डाउन होती जा रही है, तो हमें एनवायरमेंटल स्ट्रेस जो मिल रहा है वो जल्दी से हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है, तो उसकी वजह से हमें अस्थमा होने के चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि अस्थमा के दो मेजर कॉज है, वो है जेनेटिक्स और एक एनवायरमेंटल। सो एनवायरमेंट में हम लाइफस्टाइल को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि एनवायरमेंट तो हमें स्ट्रेस दे रहा है पर हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हमें ये इश्यू हो रहा है। सो बहुत नेसेसरी है कि फूड पे अच्छे से फोकस किया जाए। और इसके अलावा काफ़ी सारे फूड एलर्जेंस है, मतलब फूड एलर्जेंस क्या है, मैं वो थोड़ा इलाबरेट करना चाहूँगी। ऐसे ये फूड्स नॉर्मल इंसान के लिए नॉर्मल है, कुछ उससे हार्म नहीं है। पर पर्टिकुलर कोई किसी को अस्थमा है तो उसको कुछ कुछ फूड हार्म कर सकते हैं, वो ट्रिगर कर सकते हैं अस्थमा के सिम्टम्स को। तो वो फूड एलर्जेंस जैसे कि एग है, काउ मिल्क है, फिश है, पीनट्स है, ग्लूटेन वाले जो फूड्स है जैसे कि गेहूं है, कुछ और सीरियल्स है, ये सारी चीज़ें फूड एलर्जेंस में काउंट की जाती है। क्योंकि ये अगर नॉर्मल इंसान खाए तो उसे नहीं होने वाला, पर जिनको अस्थमा है उसमें ये ट्रिगर हो सकता है। सो फूड एलर्जेंस को ये अस्थमा के से इस तरह लिंक किया गया है। इसके अलावा प्रिजर्वेटिव जो यूज़ हो रहे हैं फूड में, तो वो भी ट्रिगर कर सकता है। प्रोसेस केन फूड्स जो है, जो कोल्ड स्टोरेज में रखे जाते हैं, तो जो कोल्ड स्टोरेज में है ना, वो हमारे अस्थमा के सिम्टम्स को
एग्रावेट कर सकता है। इट इज़ ट्रू, अगर आप पॉजिटिव फैक्टर्स में जाए, जैसे आपने हेरिडिटी को भी स्ट्रेस किया, एनवायरमेंटल को भी स्ट्रेस किया। यस। एनवायरमेंटल में आपने दोनों चीज़ों की बात करी है कि लाइफस्टाइल और जो पोल्यूटेंट्स वगैरह है, दोनों चीज़ें वो खराब करते ही अस्थमा को। Yes. और फूड एलर्जेंस की जहाँ हम बात कर रहे हैं, तो आप होल ग्रेन फ्रूट्स कुछ इरिटेंट वाले हैं उसकी बात कर Yes. रहे हैं, और प्रोसेस फूड की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये ट्रिगर्स जो होते हैं अस्थमा के, तो हर एक फूड ट्रिगर करता है या नहीं करता है? हर एक फूड ट्रिगर नहीं करेगा। इसके लिए एक टेस्ट होता है, एलर्जी टेस्ट। उसमें अगर टेस्ट में पाया गया है कि आपके कोई फूड है जिसमें एलर्जेंस पाए गए, तो वो आपको ट्रिगर कर सकती है। मतलब मैं बोलूँ तो मैंने जिसने 5 एग्जाम्पल दिए, तो हर एक फूड नहीं करेगा एलर्जी, कोई पर्टिकुलर फूड ही आपके लिए ट्रिगर करेगा। वो आपकी बॉडी के हिसाब से वो चीज़ डिसाइड होती है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि रिपोर्ट में आया है कि इस फूड में एलर्जन पाए गए हैं तो यही फूड आपको करेगी। आपको वो फूड कंज्यूम करने के बाद देखना है कि आपकी बॉडी में कोई रिएक्शन आ रहे हैं कि नहीं। अगर रिएक्शन आ रहा है तो ही हमें कंसिडर करना है कि ये फूड से हमें एलर्जी हो रही है। और ये फूड्स की एलर्जी आपको कैसे पता चलेगी, तो उसके कुछ सिम्टम्स है कि वो फूड कंज्यूम करने के बाद आपको कैसे रिएक्शंस आ रहे हैं, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ, मुझे ये फूड से पर्टिकुलरली एलर्जी है। तो वो फूड्स है, मतलब वो सिम्टम्स है, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, स्किन में रैशेस होना, कफिंग एकदम से बढ़ जाना। तो अगर ये सिम्टम्स है कुछ पर्टिकुलर फूड खाने के बाद, तो आप कंसिडर कर सकते हो अलोंग विद द रिपोर्ट्स कि ये फूड से आपको पर्टिकुलरली एलर्जी है, तो आपको उसको अवॉइड करना है। ट्रू, दैट इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स होते हैं जिसमें ऐसा बोलते हैं कि अगर 20 टू 30 फूड्स आपने देखा है, और उसमें से 5 या 6 फूड ऐसे हैं जो आपको बता रहे हैं कि ये शायद आपको एलर्जी या ट्रिगर कर सकते हैं, तो आप उसको कंट्रोल करना शुरू करते शुरू हैं। कर। तो पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके वो फूड एक्चुअल में इरिटेंट है या नहीं है वो जानिए। अगर वो आपके कंज्यूम करते, जैसे मैडम ने बताया कि आपके एसोसिएटेड लक्षण जैसे रैश होना, वीजिंग होना, नौशिया होना, वॉमिटिंग होना, अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स एसोसिएट हो रहे हैं, देन डेफिनेटली वो सीवियरिटी के हिसाब से उसकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, ये स्ट्रॉन्ग एलर्जन है, उसको आपको डेफिनेटली अवॉइड करना है। प्लस आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस चीज़ों में, किस फूड में इरिटेंट प्रॉपर्टीज है, वो जब भी आप कंज्यूम करें तो आप संभाल के कंज्यूम करें। इट इज़ वेरी ट्रू। प्लस हमने ये भी देखा है कि कोई फूड अगर आप कंज्यूम करते हैं तो उसके रिएक्शंस या तो तुरंत आने शुरू हो तुरंत, जाते यस। हैं या या डिलेड आते हैं। ये तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई चीज़ खाई है और आपके सिम्टम्स तुरंत ट्रिगर हो जाते हैं, तो आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है कि इसमें कोई एलर्जिक प्रॉपर्टीज है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि 24 घंटे या 48 घंटे के बाद बात रिएक्शंस आते हैं। सो हमें तो ट्रैक रखना है वो लिस्ट। मतलब आपको याद रखना है कि मैंने लास्ट 24 टू 48 आवर्स में क्या कंज्यूम किया कि आपको एकदम से ये सारे सिम्टम्स आने लगे। तो दोनों ही चीज, मतलब अर्ली सिम्टम्स और लेट सिम्टम्स पे आपको कॉन्सेंट्रेट रहना है। बिल्कुल, तो नेचुरल फूड्स आप जो भी कंज्यूम कर रहे हैं, आपके अगर एलर्जी प्रोफाइल में भी वो आ रहे हैं, तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। रिगार्डिंग दिस प्रिजर्वेटिव फूड्स जिसके बारे में आपने बात करी है, तो ये प्रिजर्वेटिव फूड्स क्या है बेसिकली, एक, और दूसरा वो किस तरीके से आपके अस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं? प्रिजर्वेटिव फूड्स मतलब कि कुछ हम जितना फ्रेश ले वो बेटर है, उसमें एनर्जी न्यूट्रिएंट बहुत प्रॉपर है, क्योंकि जितना फ्रेश आप लोगे उतना एनर्जी लेवल अच्छा होगा। प्रिजर्वेटिव फूड्स जो है वो कैलोरीज कम करता है। मतलब अगर मुझे कोई फूड खाने से, अगर मैं ऑरेंज नेचुरली फ्रेशली खाऊं, तो उससे जो फ्यूल फॉर्म होगा, मतलब फूड से जो फ्यूल कन्वर्ट होके फॉर्म होता है, वो ज्यादा एनर्जी मुझे देगा, ना कि वो मैंने अगर 5 दिन के बाद खाया, क्योंकि वो डेफिनेटली अफेक्ट करने वाले हैं। तो हर एक फूड के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप फ्रेश लो। प्रिजर्वेटिव मतलब उसकी लाइफ तो बढ़ा रहा है, वो फूड की लाइफ तो बढ़ा रहा है, पर उसमें जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो कम कर रहा है। और उसमें जो कुछ केमिकल्स पर्टिकुलरली यूज हो रहे हैं प्रिजर्व करने के लिए, वो अस्थमा ट्रिगर कर सकते हैं। इसमें एक है सल्फाइड्स। वो डेफिनेटली, अगर आपको, मतलब आपको अस्थमा है, आपको फूड एलर्जी नहीं भी है, पर आपको प्रिजर्वेटिव फूड्स अवॉइड करने बहुत नेसेसरी है, क्योंकि एनर्जी लेवल कम होगा। क्योंकि अगर अस्थमा है तो लंग्स को ज्यादा काम करना पड़ता है, उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए।
तो अगर आप जो एनर्जी ले रहे हो वो प्योर नहीं है तो आपको डेफिनेटली वो एनर्जी कम मिलने वाली है। फूड जो प्योर नहीं है तो वो आपको कम एनर्जी देगा, तो लंग्स के लिए काम बढ़ जाएगा। तो प्रिजर्वेटिव फूड्स वैसे भी अवॉइड करने हैं, और अगर उससे एलर्जी है तो डेफिनेटली ही आपको अवॉइड करने हैं। डेफिनेटली, यानी पर से शायद फूड इतना हार्म नहीं करता है, यस, और उसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव फॉर्मेट्स में जो केमिकल्स यूज करे जा रहे या जो फॉर्मुलेशंस यूज किए जा रहे यस, वो शायद इरिटेंट हो सकते हैं। यस। तो दैट्स दो व्हाट। चीजें हैं उसमें कि एक तो वो न्यूट्रिएंट वैल्यू कम कर रहा है, तो वो हेल्दी नहीं है, और दूसरा है कि उसमें जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं वो ट्रिगर कर ट्रिगर सकते हैं। कर सकते हैं। वैसे ही अगर ये चीज़ों में अगर मेरे जो दिमाग में दो एग्जांपल आ रहे हैं, एक चीज़ जैसे आपने वो स्टोरेज की भी बात करी जैसे ऑरेंज की, तो जैसे रेफ्रिजरेटर, यस, रेफ्रिजरेटर में हम कोई चीज़ को थोड़े कुछ दिन के लिए ज़्यादा प्रिजर्व कर सकते हैं, यस, बट अगेन उसकी कूलिंग प्रॉपर्टीज की वजह से उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो थोड़ी बहुत कम कम हो हो ही जाती जाती है, है। क्योंकि डे 1, डे 5, डे 10 तो उसमें डेफिनेटली डिफरेंस आने डिफरेंस वाला है। है। और अभी जैसे बहुत सिंपल जैसे कि मैंगोस, मैंगो सबको ज़्यादा बहुत पसंद यस, है, तो इसमें भी जो प्रिजर्वेटिव यूज होता है कई बार, दैट इज उसको पकाने के लिए या पकाने के स्टोरेज के लिए, तो सल्फाइड्स वगैरह यूज होते यूज हैं। होते हैं। तो पर से मैंगो आपको डिफिकल्टी नहीं करेगा, लेकिन जो उसमें जो सल्फाइड का जो सल्फाइड एब्जॉर्प्शन होगा वो बेड। डेफिनेटली आपको एक इरिटेंट इफेक्ट देके या तो आपको अस्थमा अगर है तो आपके सिम्टम्स बढ़ा सकता है, या तो फिर आपको एक एलर्जिक सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे थोड़ी सर्दी हो गई, थोड़ा गला यस। तो कुछ इरिटेशन कुछ हो फूड सकता में है। ये भी प्रॉपर्टी है कि ब्रोंकोस्पाज्म, मतलब जो सूजन है वो नलियों की सूजन बढ़ाता है, तो वो ब्रोंकोस्पाज्म होता है। तो उसकी वजह से ऑब्वियसली अस्थमा का मेन सिम्टम ये है कि उसमें अपनी श्वास नलियाँ फूल जाती है। तो कुछ कुछ फूड्स ऐसे हैं जिनमें ये केमिकल्स यूज होने की वजह से हमें ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है, तो वो सिम्टम्स एग्रावेट करेगा, डेफिनेटली हमारे अस्थमा को वो सीवियरिटी की तरफ लेके जाएगा। ओके, जैसे आपने ये ब्रोंकोस्पाज्म की बात की है, तो इसमें अस्थमा में भी ये भी होता है कि जो म्यूकस निकलता है यस, वो भी इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है या फिर बहुत स्टिकी हो जाता है, तो यस। उसे अवॉइड करने या उसको कम करने के लिए क्या कर सकते अभी उसके लिए कुछ कुछ फूड्स है जो म्यूकस फॉर्मेशन करते हैं, तो मैं थोड़ा इलोबरेट करना चाहूंगी वो फूड्स के बारे में, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स है, आइसक्रीम्स है, कर्ड है, बटर मिल्क है, उसके अलावा केक्स है, और जो कोल्ड पैकेज फूड जो है, जो मतलब हमें स्टोरेज में रखना है, फ्रीजर में ही अपन उसे रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में भी नहीं, पर्टिकुलरली फ्रोजन किया हुआ है। तो ये सारी चीजें म्यूकस फॉर्मेशन को बढ़ाती है। जो अगर म्यूकस फॉर्मेशन बढ़ रहा है तो कफिंग ज्यादा होगा, कफिंग ज्यादा होगा तो वो अस्थमा को ऑब्वियसली ट्रिगर करने वाला है। तो ये सारी पर्टिकुलर चीजें हैं वो हमें अवॉइड करनी है। और अगर आप कभी उसको कंज्यूम करने मतलब कभी आपको इच्छा हुई कि आपको आइसक्रीम खानी है, आप हमेशा मतलब नहीं अवॉइड कर हैं? सकते हो उसको, वेरी गुड। तो उसको टाइम आप डिसाइड करो। आप स्पेशली विंटर्स में मत लो, ठंडे मौसम में मत लो। उसके अलावा रात को, लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग, ये दो टाइम पे ये सारी चीजें ना लो। और कभी अगर आप ले रहे हो और आपको पता है कि आइसक्रीम खाने की वजह से आपको सर्दी होने ही वाली है, तो उसके थोड़ी देर बाद आप काढ़ा या कोई हॉट बिवरेज, या तुलसी ड्रॉप्स है, अश्वगंधा वाटर है, जिंजर वाटर है, ये सारी चीजें ले सकते हो, क्योंकि उसमें ये प्रॉपर्टी है कि वो कोल्ड को कंपेंसेट करेगा, तो म्यूकस फॉर्मेशन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो कभी कभी आप ये ऑल्टरनेटिव उसके लिए यूज कर ओके, सकते हो। ये बहुत अच्छी आइडिया है कि यानी कि आप एक तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब कंज्यूम करें, यस, और कंज्यूम करने के साथ आप कुछ हॉट बेवरेज आप ले लीजिए जो आपकी चीज़ों को बैलेंस कर बैलेंस सके। कर सकते। इट इज़ वेरी गुड थॉट, मेरे ख्याल से अगर इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस कर सकेंगे, एंड एट द डेफिनेटली सेम टाइम कुछ फूड्स जो लाइकिंग्स रहते हैं और डिजीज की वजह से एंजॉय नहीं नहीं कर कर सकते, सकते। उसको शायद एंजॉय करना भी यस, शुरू करें। बट ये इस चीज़ में मैं एक पॉइंट स्ट्रेस करूंगा कि आपका अस्थमा कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली। अगर आपका अस्थमा कंट्रोल नहीं है तो यस, ये ट्रिगर पॉइंट्स आपके हो सकते हैं। और आपको वो बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं करना है, मतलब है सॉल्यूशन, बट दैट डजंट मीन कि आप उसको, अगर मैं रोज आइसक्रीम खा के काढ़ा पी लूंगा तो चलेगा, ये नहीं है। कभी कभी आपके क्रेविंग्स को सेटिस्फाई कर लो, दैट इज ओके, पर आपके जैसे सर ने बताया कि आपके सिम्टम्स कंट्रोल में होना बहुत जरूरी ट्रू, है, ट्रू। तभी आप ये कर सकते हो। चलो, ये तो चीज़ें थी कि हमें क्या अवॉइड करना है, यस, कि आपने इरिटेंट फूड्स के बारे में करे, आपने एलर्जिक फूड्स के बारे में बात करी है, एंड एट द सेम टाइम कुछ म्यूकस जो ज़्यादा कर रहे हैं वो भी आपको अवॉइड यस, करने हैं। तो एक अस्थमाटिक पेशेंट को खाना क्या है? ओके। सो
अस्थमा के लिए कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं है कि ये ही डाइट फॉलो, मतलब जैसे डायबिटिक को ये नहीं लेना है, हाइपरटेंसिव पेशेंट को ये नहीं लेना है, वैसे अस्थमा के लिए कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं है, बट कुछ स्पेसिफिक वाइटामिन है, न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, जिसके कंजम्पशन की वजह से एक तो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और अस्थमा के सिम्टम्स को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। सो इसमें पर्टिकुलर जो वाइटामिन मैं स्ट्रेस आउट करना चाहूंगी वो है विटामिन सी, डी और ई। मिनरल्स में मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, तो ये, और प्रोटीन, प्रोटीन पर्टिकुलरली ज़्यादा लेना है क्योंकि अस्थमेटिक पेशेंट के मसल्स वीक हो जाते हैं, बोन्स वीक हो जाते हैं, तो प्रोटीन की तरफ ज़्यादा जाएंगे, प्रोटीन से ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे, वो ज़्यादा इजी है अपार्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट फैट, क्योंकि 3 चीज़ से हमें मैक्सिमम एनर्जी कैलोरीज मिलती है, वो है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। सो हेल्दी फैट ले सकते हो, कार्बोहाइड्रेट लो, बट ज़्यादा इजीली डाइजेस्ट करने के लिए और मसल मास इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि जैसे हमें पता है कि लंग्स वीक हो जाते हैं, एनर्जी का जो लोड है वो लंग्स पे ज़्यादा होता है, तो लंग्स के मसल को अच्छे से काम करने के लिए हमें प्रोटीन लेना ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो लेना है। अभी इसका सोर्स क्या है? प्रोटीन तो हमें पता है कि हम ये स्प्राउट्स है ये ले सकते हैं, एग्स है, पनीर है, मिल्क बेस्ड जो है, तो उसमें प्रोटीन चीज़ें ज़्यादा है। विटामिन सी के लिए ऑरेंज है, ऑरेंज जूस है, आंवला है, ये सारी चीज़ ले सकते हैं। मैग्नीशियम के लिए हमें एप्पल है, बनाना है, ये सब लेना चाहिए। इसके अलावा जो अच्छे फैट है, तो वो अच्छे फैट हमें कहाँ से मिलेंगे? तो कुछ नट्स है, सीड्स है, नट्स मतलब वॉलनट है, आलमंड्स है, इसके अलावा फ्लैक्स सीड जो अलसी अपन बोलते हैं वो है, चिया सीड्स है, तो ये सारी चीज़ें हमें अपने डाइट में इंक्लूड करनी है ताकि वो जो उसका इम्पैक्ट है, जो सिम्टम्स कम करने में हेल्प करता है, वो अच्छे से हो पाए। मतलब मैं कुछ सुपर फूड्स एलोबरेट करना चाहूँगी कि जो पर्टिकुलर अस्थमेटिक पेशेंट को लेने चाहिए। तो इसमें है ऑरेंज, एप्पल, बनाना, पोमोग्रेनेट, ये 4 फ्रूट्स है। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है, स्पिनच है, कैरेट है जिसमें विटामिन ए ज़्यादा है, विटामिन ई ज़्यादा है। इसके अलावा है नट्स और सीड्स जो मैंने बताया, फ्लैक्स सीड, अलसी, ये सारे हैं। और इसके अलावा म्यूकस फॉर्मेशन को कम करने के लिए जो है उसमें है तुलसी, जिंजर, टर्मरिक, ये सारी चीज़ें, बेसिल मतलब तुलसी अपना, तो ये सारे सुपर फूड्स है जो डेफिनेटली अस्थमा पेशेंट को उनके डाइट में इंक्लूड करना है। ट्रू, वेरी ट्रू। यानी कि हमें बहुत ज़्यादा हाई-फाई जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में सारी चीज़ें बनती ही है। वो अगर हमारी रूटीन पुरानी पद्धति से अगर हम देखा जाए, तो बैलेंस फूड हमारे घर में बनता ही है। सब्जी, रोटी, दाल, चावल, रेगुलर बेसिस पे फ्रूट्स कंज़्यूम होना, ग्रीन वेजिटेबल्स कंज़्यूम करना, कठोर कंज़्यूम करना, ये हमारा बैलेंस फूड ही बनाता है। बनाता है। और इसको अगर हम स्टिक ऑन करेंगे तो डेफिनेटली हमें कोई नए सुपर फूड्स की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेफिनेटली कोई भी चीज़ें हमें बाहर से लाके स्पेशली लेना है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी अच्छी सी चीज़ है जो मतलब सालों से लोग फॉलो करता है। अभी की लाइफस्टाइल में हम नहीं कर पा रहे क्योंकि बहुत फास्ट लाइफ हो गई है, तो हमें बस रेडी टू ईट मील्स चाहिए, माइक्रोवेव किया और खा लिया, तो वो डेफिनेटली अवॉइड करना है हम। आई गेस फ्रेशली कुक फूड और फ्रेशली बॉट फ्रूट्स, ये इस पे हमें Yes, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। प्लस definitely. जैसे आपने ये भी बताया कि एस्थमेटिक पेशेंट्स का एनर्जी कंज्यूमशन थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा। रहता है, इसलिए थोड़े प्रोटीन्स का कंटेंट ज़्यादा रखें, Yes. प्लस एनर्जी जिसमें ज़्यादा मिल रही है सुपर फूड्स उसका कंज्यूमशन ज़्यादा रखें, क्योंकि डेफिनेटली यस, आपको अस्थमा है मतलब आपके लंग्स को ज़्यादा काम करना है। Yes. लंग्स को ज़्यादा काम करने के लिए आपके रेस्पिरेटरी मसल्स को भी ज़्यादा एफर्ट्स लगानी पड़ती है। सो आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल से थोड़ा सा अलर्ट मोड में आपके फूड कंज्यूमशन को रखें इज एसेंशियल। इसके अलावा एक है विटामिन डी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन है पर्टिकुलर एस्थमेटिक्स के लिए, बिकॉज कि जैसे मैंने बताया कि उनके बोन्स और मसल वीक हो जाते हैं, तो उनके लिए विटामिन डी लेना, तो नेचुरली सनलाइट तो हमें पता ही है कि विटामिन डी सनलाइट से हमें मिल ही रहा है। इसके अलावा जो हमारे एग्स है, मिल्क बेस्ड जो चीज़ है, तो उससे अपन विटामिन डी ले सकते हैं, पर अगर वो कुछ ज़्यादा प्रमाण में कम है, टेस्ट के बाद, आपके डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद, तो उसके सप्लीमेंट्स लेना भी हमें स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करता है अस्थमेटिक पेशेंट्स में जो मेडिकेशन पे है।
डेफिनेटली डेफिनेटली आपने विटामिन डी3 की स्ट्रेस पॉइंट जो किया है दैट वाज वेरी एसेंशियल, यस बिकॉज हमने कुछ सर्वेज भी देखे हैं जिसमें विटामिन डी3 का इनडायरेक्ट रोल रहा है अस्थमा के लिए। यानी कि एक तो अस्थमा में अगर डी3 कम रहता है तो उसके मसल्स और बोन्स वीक होने हैं जो इनडायरेक्टली आपके अस्थमा को बढ़ा सकता है यस कंट्रोल में। प्लस कई बार ऐसा होता है कि अस्थमा की कुछ मेडिकेशंस भी होते हैं जिससे मसल वीक होते हैं, बोन्स वीक होते हैं, जिसके लिए हमें डी3 और उसके साथ एसोसिएटेड कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने यस की जरूरत पड़ सकती है। सो डेफिनेटली विटामिन डी3 हैज अ वेरी गुड यस रोल। और फॉर प्रॉपर लंग फंक्शनिंग, अच्छे से लंग को काम करवाना है तो ये दो तो बहुत वाइटल न्यूट्रिएंट है। न्यूट्रिएंट्स है डेफिनेटली। कुछ मल्टी मिनरल्स के बारे में बात करेंगे, अगर हम विटामिन पे थोड़ा स्ट्रेस दे रहे हैं तो कुछ मल्टी मिनरल्स जिससे हमें ध्यान रखना है। यस, मैग्नीशियम और पोटेशियम बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल है अस्थमेटिक पेशेंट के लिए, क्योंकि उसकी वजह से ब्रोंकोस्पाज्म रिड्यूस करने में हमें हेल्प होती है। सो ये हमें डेली बेसिस पर लेना है। उसमें एक मैग्नीशियम रिच फूड बोलूँ तो एप्पल बहुत अच्छा है। ऐसे भी कहा जाता है एप्पल अ डे कीप्स अ कीप्स द डॉक्टर डॉक्टर अवे। अवे। सो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ट्राई करें कि मैक्सिमम ये फ्रूट को आप कंज्यूम कर सके ताकि आपका मैग्नीशियम पोटेशियम लेवल, इसके अलावा ऑलमोस्ट ऑल सीजनल फ्रूट्स हैव सम अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन। सो आप कोई भी सीजनल फ्रूट ले, ऑफ सीजन के फ्रूट्स ना ले। मतलब मैंगोज अभी है तो ऐसा नहीं है कि 6 महीने के बाद आपको मैंगो प्रिजर्व करके लेना है, वैसा नहीं है। जो भी सीजनल फ्रूट है उसको कंज्यूम करो। ट्राई करो कि पोमोग्रेनेट है, एप्पल है, ये सारी आप ज्यादा मात्रा में ले सको। इस बारे में आपका हाइड्रेशन पे क्या विचार है? हाइड्रेशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करता है अस्थमेटिक्स में। वैसे भी हमें पता है कि हमें हाइड्रेटेड रहना है। हाइड्रेशन एक ऐसा बोल सकते हैं कि गोल्डन चीज है कि भाई हाइड्रेशन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। अगर आप पानी कम पी रहे हो तो वो हर डिजीज के साथ लिंक करेगा। पर अस्थमेटिक्स में पर्टिकुलरली क्या होता है कि हमारे लंग्स जो है उसमें ड्राई एयर होती है। तो जितना ड्राई एयर होगा उतना हमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको हाइड्रेटेड रहना है। क्या तो क्योंकि वो एयर को मॉइस्ट करेगा तो एयर पैसेज इजी होगा। जो सूजन है, जो नलियों में सूजन है, तो अगर ड्राई एयर पास होगी ना तो वो आपको सिम्टम्स एग्रावेट करेगी, आपको चेस्ट पेन करेगी। सो आप जितना हाइड्रेटेड रहोगे उतना एयर मॉइस्ट रहेगी तो एयर पैसेज जितना ईजी रहेगा। तो आपको मैक्सिमम वाटर कंजम्पशन करना है। ट्रू, दैट इज वेरी ट्रू, क्योंकि अगर मैं एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा जो है, अगर उसकी थ्योरी को भी इस चीज से मैं यस, कोरिलेट करूंगा तो डेफिनेटली। उसमें यही है कि व्हेन यू आर ब्रीदिंग ड्राई एयर और आपके लंग्स ऑलरेडी सूखे हैं ड्यू सूखे टू हैं, एक्सरसाइज, यस, तो क्या होगा कि आपको ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होने के चांसेस चांसेस रहते है। हैं। तो हम ऐसे पेशेंट्स को यही एडवाइस करते हैं कि सिप्स ऑफ वाटर वो फ्रीक्वेंटली ले, लेते रहे। यस, सो हाइड्रेशन हैज अ वेरी की रोल, जिसमें आप पानी के साथ कुछ एसेंशियल लिक्विड्स जिसको हम बोलते हैं, जैसे कोकोनट वाटर है, लेमन वाटर है, यस। उसको भी आप इनकॉर्पोरेट जैसे करिए। समर्स में आप इन्फ्यूज्ड वाटर ले सकते हो तो वो हाइड्रेशन लेवल बढ़ाएगा। उसके अलावा विंटर्स में है ये अपन जो नॉर्मली बोलते हैं हल्दी वाला पानी पी लो, जिंजर वाला पानी पी लो, तुलसी के ड्रॉप्स डाल के पानी पी लो, तो ये इम्यूनिटी तो बूस्ट करेगा ही और आपका वाटर कंजम्पशन लेवल भी इम्प्रूव करेगा। सो ये आप इनकॉर्पोरेट आपके नॉर्मल डाइट रूटीन में कर सकते हो। बिल्कुल। जैसे अभी तो हमें क्या अवॉइड करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, ये तो हमें बहुत अच्छी नॉलेज मिल गई है। यस, बट एट द सेम टाइम इसका कोई हमें पैटर्न फॉलो करना है। डेफिनेटली। पैटर्न फॉलो करने से पहले मैं कुछ चीज में स्ट्रेस आउट करना चाहती हूँ जो इनडायरेक्टली अस्थमा के एसोसिएटेड है। एक तो है ओबेसिटी, एसिडिटी और गैस। ये तीनों चीजें इनडायरेक्टली अस्थमा को ट्रिगर कर रही है, अस्थमा को बढ़ा रही है। ओबेसिटी, ओबेस पेशेंट को ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन चाहिए तो वो उसकी वजह से, ओबेसिटी की वजह से अस्थमा ट्रिगर होता है। सेकंड है कि आपको ब्लॉटिंग है, एसिडिटी है, तो ये अस्थमा को ट्रिगर करेगा क्योंकि वो प्रेशर कर रहा है लंग्स को। जो भी आपके स्टमक में इश्यूज हो रहे हैं उसकी वजह से जो मतलब ब्लॉटिंग हो रहा है तो आपको पता है कि वो लंग्स पे प्रेशर करेगा। तो ये तीन चीजें भी हमें अवॉइड करनी है। तो हमें बहुत प्रॉपर डाइट पैटर्न फॉलो करना है। तो जैसे एक गोल्डन रूल है कि 6 मील्स होना चाहिए दिन का, उसमें 3 मेजर मील्स है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और उसके अलावा 3 टमी फिलर्स है। ताकि आप अगर ब्रेकफास्ट ले रहे हो और 5-6 घंटे के बाद आप लंच ले रहे हो तो आप सडनली कुछ कंज्यूम कर रहे हो तो आपको ब्लॉटिंग होने के चांसेस है। या तो आप
एकदम एम्प्टी स्टमक हो गए हो तो आपको तुरंत खाने से एसिडिटी भी हो सकती है। तो बहुत नेसेसरी है कि टाइम, फूड कंज्यूम करने का जो टाइम है वो मैनेज रहे, मतलब वो कम खाओ एक एक टाइम पे, पर फ्रिक्वेंटली मील्स लो। 3 मेजर मील्स तो सब लेते हैं, पर जो बीच में जो लेना है ना वो कोई नहीं लेता। और उसमें ही आप फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब आप इंक्लूड कर सकते हो वो टाइम पे। अगर आप ले रहे हो, जैसे कि प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है तो आप 4-5 o'clock को कुछ सोयाबीन्स ले लो, चना ले लो, ये सारी चीजें ले सकते हो। बीच में जो आपका 11 o'clock का टाइम है तो तब आप फ्रूट्स कंज्यूम कर सकते हो, क्योंकि मील्स के साथ तो आप फ्रूट्स लेने नहीं वाले हो। तो जो इन बिटवीन टाइम है तब फ्रूट्स को इनकॉर्पोरेट करो, ड्राई फ्रूट्स को इनकॉर्पोरेट करो, ताकि आपका एक बैलेंस्ड मील भी हो जाए, आपको एम्प्टी स्टमक भी ना रहना पड़े, और ये 3 जो प्रॉब्लम्स है उसको आप मैनेज कर सको। क्योंकि हेल्दी वेट मैनेज करना बहुत नेसेसरी है अस्थमेटिक पेशेंट्स में। कुछ रिसर्चेस भी ये बता रही है कि लास्ट 2 दशके में ओबेसिटी की वजह से अस्थमा बढ़ा है। तो क्यों बढ़ा है? क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, हम रेडी टू ईट मील्स ले रहे हैं, माइक्रोवेव फूड ले रहे हैं, क्योंकि हमें टाइम नहीं है हमारे पास, हम स्ट्रेसफुल लाइफ में है, तो यहाँ से वहां दौड़ रहे हैं, जहाँ खाने का टाइम मिला खा लिया। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा ये प्रिविलेंस बढ़ रहा है। तो नेसेसरी है कि आप 6 मील्स ले, भले आप कहीं भी हो ऑफिस में, अगर एक मुट्ठी आपको सोयाबीन लेना है, हार्डली वो 5 मिनट्स लेगा। तो इजी है, बस हमें दिमाग में रख के वो चीज कंपल्शन में डालनी है। तो ये फूड पैटर्न है जो आपको फॉलो करने हैं। और जैसे मैंने बताया कि आपको लेट नाइट ये ठंडा जो लेना है, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, ये लेट नाइट विंटर्स में मत लो। तो ऑफ सीजन का भी ध्यान रखो कि सीजन क्या है, कौन सा टाइम है, ये सारा फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको अस्थमा में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। ट्रू, दैट इज वेरी ट्रू। अगर आप एस्थमेटिक है तो बैलेंस फूड लेना शुरू कर दीजिए, दैट इज 3 meals a day। आपके जो बीच वाले जो मील्स है उसमें आप फोकस करिए कि जितना हो सके उतने हेल्दी फूड्स को चूज करें। यस, जिसमें मैंने स्पेसिफिकली स्ट्रेस किया है फ्रूट्स और आपके ड्राई फ्रूट्स पे, तो वैसे आप कंज्यूम करिए। प्लस ओबेसिटी और गैस्ट्राइटिस, ये दोनों का इनडायरेक्ट रोल है, क्योंकि ओबेसिटी में एक एडवांस डिसएडवांटेज क्या हो जाता है कि आपका फैट डिपोजिशन बढ़ जाता है, तो आपके मसल्स में फैट होता है, प्लस आप ओबेस हैं, तो अल्टीमेटली आपका जो वॉल्यूम लंग एक्सपांशन होता है वो भी कम हो कम हो जाता है। जाता है और सो उसको ज्यादा एनर्जी भी यस, चाहिए काम एक्स्ट्रा करने एनर्जी, के लिए। एक्स्ट्रा एनर्जी भी लग रही है, प्लस एट द सेम टाइम ये एड ऑन डिसएडवांटेज होता जा रहा है आपके अस्थमा कंट्रोल में। प्लस अगर आपका अस्थमा कंट्रोल नहीं होगा तो आपकी ओबेसिटी बढ़ते जाने वाली है, और यस, उसमें अगर आपका फूड कंज्यूमशन अच्छा नहीं है तो आपकी ओबेसिटी और बढ़ने वाली है। सो की यही है कि आप अपनी ओबेसिटी को बढ़ने ना ना, दें अगर आप अस्थमेटिक है यस, तो। अगेन गैस्ट्राइटिस को डेफिनेटली अपने ध्यान में रख के उसे कंट्रोल करना ही होगा। और आपने बहुत अच्छा ये स्ट्रेस भी किया है कि कुछ दायके में ओबेसिटी बढ़ते जा रही है, जिसका इनडायरेक्ट रोल रहा भी है। तो जैसे एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर अस्थमा है, वैसा ही एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ओबेसिटी है। ओबेसिटी भी अगर उससे हम दूर रहेंगे तो शायद अस्थमा भी थोड़े हद तक दूर हम दूर रख सकेंगे। definitely। सो मैम, आप यहाँ पे एक कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगे टू द पीपल, अस्थमेटिक पेशेंट्स या फिर उनके रिलेटिव्स, जो कुछ चीज़ों की ध्यान रखें और अल्टीमेटली आपने जो बहुत अच्छी बातें करी है, क्या खाना क्या नहीं खाना और लाइफस्टाइल किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करनी है, उस पर ज़्यादा ध्यान दे सकें। यस, डेफिनेटली मैं एक मैसेज पास करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने जितने भी रिसर्च और स्टडीज़ देखे हैं तो लास्ट 2 डिकेड्स में यूएस में बोले तो 3 गुना अस्थमा के पेशेंट्स बढ़े। और उस रिसर्च ये बता रहा है कि उसका कोर रीज़न है कि उन लोग कम से कम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोवेव फूड्स, प्रिजर्वेटिव फूड्स, रेडी टू ईट मील्स ले रहे हैं। तो मैं ये सबको कहना चाहूँगी कि अगर आप थोड़ा लाइफस्टाइल पे फोकस करें तो आप डेफिनेटली अस्थमा को हरा सकते हैं, अस्थमा को कंट्रोल में रख सकते हैं। हो सके उतना फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले और रेडी टू ईट मील्स पे कम फोकस करें। दैट्स अ वेरी गुड मैसेज। और हमें हमारी लाइफस्टाइल पे डेफिनेटली फोकस करना है अगर हमें अस्थमा नहीं है तो। अगर हमें अस्थमा है तो और भी फोकस करना है, जिससे हम हमारे अस्थमा को कंट्रोल कर सके, मेडिसिन लोड हम कम कर सके और हम एक अच्छी लाइफस्टाइल और क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन कर सके। सो अल्टीमेट मैसेज यही रहेगा, अगर आपको अस्थमा है तो अच्छे से कंट्रोल के साथ आप एक्सरसाइज करना शुरू करें। एक्सरसाइज के साथ आपकी फूड फूड, पैटर्न को बैलेंस करना शुरू यस, करें, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना हाइड्रेशन,
हाइड्रेशन, यानी यस, आपका पानी का प्रवाह इन फॉर्म ऑफ व्हाटएवर, आप पानी बोलो या फिर जूस जूसेस बोलो, बोलो या उससे आप मेंटेन यस, रखिए। चूज अ बैलेंस डाइट, डाइट यानी कि अच्छा खाना ही चूज करें जिसमें आपकी और प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट सब कुछ बैलेंस बैलेंस, मात्रा में मिले। फ्रीक्वेंट मील्स ले, यस। जिससे टाइम मैनेजमेंट बहुत नेसेसरी है कि ये टाइम पे ये चीज लेनी है। अगर टाइम के साथ खा रहे हो तो बॉडी को भी आराम से डाइजेशन के लिए टाइम मिलेगा। सडनली कुछ खा रहे हो तो वो आपके बॉडी को स्लो डाउन कर देगा, तो उसकी वजह से डेफिनेटली बिल्कुल, तो आपको पैटर्न को हो सके उतनी बैलेंस करिए और आपकी जो क्रेविंग्स है उसको कंट्रोल करें। और कंट्रोल करने के साथ जो मैम ने बोला है टाइमिंग, कि पर्टिकुलर टाइम्स को आप अवॉइड करें, जिससे आप कंट्रोल के साथ आपकी जो मनचाही खाने वाली चीज़ें हैं, यस आइसक्रीम है या फिर जूसेस ले है या सकते हो ठंडे आप, पानी है, वो आप कभी-कभार बीच-बीच में एन्जॉय कर सकोगे। यस। So I guess stay healthy and control your asthma. अस्थमा